उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या ने देश में नस्लीय भेदभाव और कानूनी खालीपन को फिर उजागर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीदो तानिया की हत्या के बाद 2014 में गठित बेजबरुआ समिति को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। उत्तर पूर्व भारत के विद्यार्थियों और संगठनों का कहना है कि इसकी प्रमुख सिफारिशें या तो अब तक लागू नहीं की गई हैं या फिर केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित रह गई हैं। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में नस्लीय हिंसा और रोजमर्रा का भेदभाव लगातार जारी है। यह मुद्दा एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की उत्तराखंड के देहरादून में हत्या कर दी गई। आरोप है कि 9 दिसंबर को नस्लीय गालियों का विरोध करने पर एंजल पर चाकू से हमला किया गया और 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर उत्तर पूर्व के छात्र संगठनों और राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करके इस मुद्दे को उठाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देर की। नतीजतन प्रमुख आरोपी के नेपाल भागने की बात सामने आई है। प्रतिपक्षी नेताओं ने इस घटना को भयानक घृणा अपराध बताया और सार्वजनिक विमर्श में फैले नफरत के माहौल की आलोचना की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसने साल 2014 में अरुणाचली छात्र की हत्या के बाद आई बेजबरुआ समिति के सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। वास्तव में 26 दिसंबर को देहरादून के एक अस्पताल में त्रिपुरा के 24 वर्षीय MBA छात्र चकमा की मृत्यु मुख्य भूमि भारत में रहने वाले पूर्वोत्तर के नागरिकों द्वारा दशकों से चले आ रहे सम्मान और सुरक्षा के संघर्ष में एक नया मोड़ बन गई है। उत्तराखंड की राजधानी में सोलाक्वी क्षेत्र में घटी यह घटना इस बात की भयावह याद दिलाती है कि भारतीय राज्य की भौगोलिक सीमाएं हमेशा मुख्य भूमि के नागरिकों की भावनात्मक और सामाजिक सीमाओं से मेल नहीं खाती। इस मामले ने एक तीखी राष्ट्रीय बहस को फिर से हवा दे दी है, जिसकी तुलना साल 2014 में हुई नीदो की हत्या से की जा रही है। एंजल पर हमला 9 दिसंबर की शाम को हुआ। एंजल और उनके छोटे भाई माइकल चकमा घरेलू सामान खरीदने के लिए सेलाक्वी क्षेत्र के एक स्थानीय बाजार गए थे। खरीदारी करते समय सड़क किनारे एक ढाबे और शराब की दुकान के पास नशे में धुत 6 स्थानीय लोगों के एक समूह ने उन्हें निशाना बनाया। झड़प मौखिक उत्पीड़न से शुरू हुई। समूह ने उन पर चीनी, नेपाली, चिंकी और मोमो सहित नस्लीय गालियों की बौछार कर दी। एंजल ने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर दृढ़ता से जवाब दिया, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए? उनकी इस सहज प्रतिक्रिया के बाद स्थिति शांत होने के बजाय शारीरिक हिंसा में तब्दील हो गई। माइकल चकमा पर पहले कड़े से सिर पर वार किया गया। जब एंजल ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी ने कथित तौर पर चाकू से उसके सिर और पीठ पर कई वार किए।
एक अन्य हमलावर ने छड़ से और अधिक चोटें पहुंचाई, जबकि समूह के अन्य लोग भी हाथापाई में शामिल हो गए। बाद में चिकित्सा रिपोर्ट में इन चोटों की भयावहता का विस्तृत वर्णन किया गया। इसमें सिर के पिछले हिस्से में गहरे घाव, रीढ़ की हड्डी में दरारें और गंभीर तंत्रिका आघात के कारण शरीर के दाहिने हिस्से में पूर्ण रूप से सुन्नपन का उल्लेख किया गया है। अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में 17 दिन तक चले संघर्ष के बाद एंजल ने 26 दिसंबर 2025 को दम तोड़ दिया। जांच प्रक्रिया में वही धीमी गति देखने को मिली जिनकी पूर्वोत्तर के कार्यकर्ता अक्सर आलोचना करते हैं। माइकल चकमा ने 10 दिसंबर को प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया का आरोप है कि पुलिस ने औपचारिक एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन का समय लिया। प्रारंभिक आरोप भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत लगाए गए थे जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। लेकिन 14 दिसंबर को चिकित्सकों द्वारा एंजल की चोटों की गंभीरता का आकलन करने के बाद ही हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े गए। सीडीएफआई के अनुसार इस देरी ने मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी को सीमा पार करके नेपाल भागने का अवसर प्रदान किया। चाय की दुकान के मालिक के अलावा 5 अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। अवस्थी की तलाश जारी है और उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपये का इनाम रखा गया है। मणिपुर के रहने वाले ख्वास की हमलावरों के समूह में मौजूदगी एक विशेष रूप से चौंकाने वाला विवरण है जो मिश्रित शहरी परिवेश में सामाजिक गतिशीलता की जटिलता को दर्शाता है। एंजल चकमा की मौत के बाद जनता के आक्रोश ने अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र नीदो तानिया की याद दिलाई है, जिसकी 2014 में दिल्ली में हुई हत्या ने नस्लवाद पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। खबरों में अक्सर इन दोनों मामलों को जोड़ा जाता है, जिससे कभी-कभी एंजल के मूल राज्य को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। नीदो अरुणाचल प्रदेश से थे, जबकि एंजल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के निवासी थे। यह भ्रम अनीकरण की प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां पूर्वोत्तर की विविध पहचानों को मुख्य भूमि के समाज द्वारा एक ही श्रेणी में समेट दिया जाता है। नीदो तानिया की मौत भी दक्षिण दिल्ली के एक बाजार में लगभग वैसी ही परिस्थितियों में हुई थी, जब दुकानदारों ने उनकी अलग शैली के बालों और कपड़ों का मजाक उड़ाया था, जिन्हें वे गैर भारतीय मानते थे। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप एमपी बेजबरुआ समिति का गठन हुआ। इसने पूर्वोत्तर के बारे में अनभिज्ञता की कमी को दूर करने के लिए विशिष्ट नस्ल भेद रोधी कानूनों, पुलिस को संवेदनशील बनाने और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव की सिफारिश की थी। नस्लीय हिंसा और संस्थागत उदासीनता का सिलसिला नीदो तानिया मामले से भी पुराना है और साल 2012 पूर्वोत्तर समुदाय के लिए विशेष रूप से काला वर्ष रहा। बंगलुरु में रिचर्ड लोइतम और गुड़गांव में दाना संगमा की मौत के घाव आज भी ताज़ा है। अप्रैल 2012 में मणिपुर के 19 वर्षीय वास्तुशास्त्र के छात्र
रिचर्ड लोइतम अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए थे। उन पर एक टीवी चैनल को लेकर हुए विवाद में वरिष्ठों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। लगभग उसी समय मेघालय की एमबीए छात्रा दाना सिल्वा संगमा ने एमिटी विश्वविद्यालय के अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली। उन पर आरोप था कि एक परीक्षा निरीक्षक ने नकल के आरोप में अपशब्दों का प्रयोग किया और उनका करियर खत्म करने की धमकी दी। उनके परिवार का आरोप था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए अपमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण दाना ने आत्महत्या की। ये मामले एंजल चकमा के मामले के साथ भेदभाव के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। इनमें शारीरिक हमले से लेकर संस्थागत अपमान तक शामिल है। इससे यह धारणा सामान्य हो जाती है कि वे मुख्य भूमि में मेहमान हैं, न कि राष्ट्र के हितधारक। एंजल चकमा की मृत्यु के बाद एक प्रमुख मांग नस्ली हिंसा विरोधी कानून को लागू करना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का तर्क है कि साल 2024 में भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन विधायी कमी को पूरा करने में विफल रहा। बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 2 नस्ल जैसे पहचान चिन्हों के आधार पर एक समूह द्वारा हत्या को संबोधित करती है। आलोचकों का कहना है कि यह नस्लीय अपमान और रोजमर्रा के उत्पीड़न को अपराध घोषित करने में विफल रहता है, जो शारीरिक हिंसा से पहले होता है। एंजल चकमा की मृत्यु ने पूर्वोत्तर के सभी राजनीतिक हलकों को एकजुट कर दिया है। टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्योत विक्रमादित्य देव वर्मा जैसे नेताओं ने इस क्षेत्र के देशभक्तिपूर्ण योगदानों को उजागर करते हुए न्याय की मांग की है। बार बार उठने वाला सवाल, क्या हम पर्याप्त रूप से भारतीय नहीं हैं, उस समुदाय की निराशा को दर्शाता है जिससे सीमाओं पर अति देशभक्ति की उम्मीद की जाती है, जबकि राजधानी में उनके साथ परदेसी जैसा व्यवहार किया जाता है। आगे का रास्ता केवल प्रतिक्रियात्मक गिरफ्तारियों से ही नहीं निकलेगा। इसके लिए बेज-बरुआ समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना आवश्यक है। देखा जाए तो बेज-बरुआ समिति की सिफारिशें सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए थी। दिल्ली के बाहर भी नस्लीय अपराध हो रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह का संस्थागत सहयोग नहीं मिल रहा है। दिल्ली में विशेष पुलिस इकाई और 1093 हेल्पलाइन है, लेकिन अन्य बड़े शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। अन्य पुलिस बलों को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आवास और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा अंतर बना हुआ है, लेकिन सबसे अहम सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया गया। नस्लरोधी कानून को पूर्वोत्तर ने काफ़ी पहले मांग की थी, लेकिन वह मुमकिन नहीं है, तो मौजूदा कानूनों में इसे जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।